दोस्तों, अपने देश में देखा जाए तो बहुत बड़ी तादाद पर चेक बाउंसिंग के मामले दर्ज किए जाते हैं और बहुत बड़ी तादाद पर ये मामले सामने आते हैं। चीटिंग के मामले, हालांकि चीटिंग में एफआईआर तो दर्ज कराई ही जाती हैं, साथ में ही चेक बाउंस के मामले कोर्ट में जाते हैं, क्योंकि इसमें कोई कोर्ट फीस तो देनी होती नहीं, सीधा मामला दर्ज हो जाता है और कोर्ट पर और ज्यादा बर्डन डाल दिया जाता है। अब ये केस तो डालते हैं, बट केस डालने के साथ साथ में कुछ ऐसी बड़ी गलतियां कर देते हैं जो गलतियां अगर ना की जाए तो शायद केस डालने वाला केस जीत भी जाता, पर फिर भी केस को हारते हैं। अब चाहे तो आप केस को डाल रहे हो या फिर केस आप पर डाला जा रहा है, फिर भी कुछ गलतियां जो आपको नहीं करनी चाहिए वो गलतियां मैं आपको बताऊंगा। हालांकि मैंने कई बार कुछ गलतियां और काफी ऐसे जो मेन बिंदु हैं उस पर फोकस किया है आपका, और आपको बताया है कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। आपको बताया है लिमिटेशन पीरियड क्या होता है, क्या एक टाइम लिमिट दी गई है हमारे एनआई एक्ट के अंदर। द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 का जो हमारा एक्ट बोलता है 138 के नाम से जो ये फेमस हुआ, और जिसमें टोटल ही 148 टोटल सेक्शंस हैं, टोटल ही इसके अंदर 7 चैप्टर हैं, और जिसमें 2 साल तक की सजा का प्रावधान है और जो अमाउंट का डबल तक किया जा सकता है। आप में से कोई भी नए वकील साहब हैं, कोई भी लॉ स्टूडेंट है, कोई भी आप में से कानूनी जानकार बनना चाहता है, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा काम का है, क्योंकि मैं आपको 5 ऐसे बिंदु बताऊंगा। अगर आपने वो 5 बातें जान ली तो मेरा मानना है कि आप चेक बाउंसिंग के मामले हारोगे नहीं। ज्यादा कुछ जानने के लिए चेक बाउंसिंग के मामलों के बारे में दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है क्रिमिनल प्रैक्टिस, और मेरा नाम है वीरेंद्र। दोस्तों, टोटल जो 5 बातें हैं, अगर ये 5 बातें अगर आप फॉलो करेंगे अपने केसेस में तो आप केसेस को नहीं हारेंगे। सबसे पहली बात दोस्तों, होता क्या है कि चेक बाउंसिस के मामलों में ज्यादा विटनेस तो होते नहीं। मान लीजिए किसी ने आपको एक चेक दिया 5 लाख रुपए का। अब आपको किसी ने चेक दिया, आपको किसी से कोई भी किसी भी तरह की एक पैसे की वसूली करनी थी और 5 लाख का चेक आपने ले लिया, तो आपको उससे पैसा लेना है और उसको पैसा देना है। अब यहाँ बीच में कोई विटनेस तो है नहीं, ज्यादा विटनेस होती भी नहीं है ऐसे मामलों के अंदर, और ज्यादातर ऐसे मामलों में ज्यादातर पर्सनल या कैश उधारी के मामले ही सामने आते हैं। अगर कोई माल लिया दिया गया हो या कोई चीज बेची गई हो या कोई भी ऐसा कोई लीगल लायबिलिटी का मामला हो, तो वैसे ही आपका मामला बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो ऐसे मामलों के लिए तो आपको वीडियोस देखने की जरूरत पड़ती नहीं है, पर मामले की जरूरत पड़ती कब है, जब मामले के अंदर आप जानते हैं कि लीगल लायबिलिटी नहीं बनती है। पर जब लीगल लायबिलिटी नहीं बनती है तो ऐसे में तो खुद कोर्ट भी आपके लिए बाउंड नहीं है कि आपके पैसे की वसूली वो करवाएगा। ज्यादा विटनेस नहीं होते हैं तो आपकी खुद की जो विटनेस जब क्रॉस आपको किया जाएगा तो आपको बहुत अच्छे से अपनी गवाही पर ध्यान देना है। अपने वकील साहब से पहले मिलना है, गवाही होने से पहले वो बताएंगे आपको क्या क्या सवाल आपसे पूछे जाएंगे, उनके जवाब क्या होंगे, क्योंकि जो नोटिस दिया गया, जो पिटीशन फाइल की गई, उसमें सब बातें लिखी जाती हैं। अगर आपको अपना केस ही नहीं पता होगा तो आप केस हार जाओगे। जो सवाल आपसे पूछे जाएंगे आप यहाँ वहाँ के जवाब दोगे और आपका पूरा का पूरा केस पूरी तरह से बिखर जाएगा ताश के पत्तों की तरह, और आपका केस आपके हाथ से निकल जाएगा। केस की पूरी तरह से आपको पता होना चाहिए, केस की पूरी तरह से तैयारी होनी चाहिए। अपने वकील साहब से 1-2 दिन पहले आपको मिलना चाहिए, उनके चैम्बर में आपको जाना चाहिए, केस की तैयारी करनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये पता होनी चाहिए। दोस्तों, आप में से कोई भी नए वकील साहब हैं, कोई भी लॉ स्टूडेंट है, कोई भी अभी कानून की जानकारी ले रहा है, आप पर कोई केस हुआ है या आप किसी पर कोई भी केस करना चाहते हैं, तो कोई भी हमसे आप जानकारी चाहते हैं, दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करें, हम आपको रिप्लाई करेंगे। हो सकता है उससे आपकी कोई मदद हो सके। दूसरी बात, जब आपको सबसे पहले आपने नोटिस दिया, नोटिस सबसे पहली बात तो अच्छे किसी भी अधिवक्ता से बनवाएं, अच्छे वकील साहब से बनवाएं, अच्छा नोटिस बनवाएं, क्योंकि नोटिस के आधार पर ही पिटीशन तैयार होती है दोस्तों। क्योंकि बाद में जब केस बनेगा तो नोटिस का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण उसमें योगदान होता है। जुरिस्डिक्शन बनाई जाती है, कहाँ आपका केस डलेगा। जैसे हम लोग दिल्ली प्रैक्टिस करते हैं, मान लीजिए कि मैं दिल्ली रहता हूँ, दिल्ली में जहाँ मेरा अकाउंट है उस अकाउंट में जब मैं चेक डालूंगा तो उसी का जो नियर बाय कोई भी कोर्ट होगा तो वहीं पर वो केस जाएगा। तो इसीलिए जुरिस्डिक्शन देखा जाता है। तो नोटिस को बहुत अच्छे से ड्राफ्ट करवाएं,
नोटिस जब आप भेजेंगे उसी के आधार पर आपकी पिटीशन बनेगी, वो पिटीशन कोर्ट में जाएगी। अगर नोटिस ही अच्छा नहीं हुआ तो केस आपके हाथ से निकल सकता है। दूसरी बात, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपको याद रखनी चाहिए। अगर नोटिस आपने गलत बनाकर भेज भी दिया है, बाद में अपने वकील साहब से आप मिल रहे हैं, तो पिटीशन पे ध्यान दें, ये बहुत जरूरी बात है। तीसरी बात, चेक की मियाद होती है 3 महीने की। हालांकि आपको बेयर एक्ट्स में नजर आएगा 6 महीने का टाइम, बट 2011 में जो आरबीआई की गाइडलाइन आई उसमें 3 महीने के टाइम का जिक्र किया गया, 3 महीने का टाइम बताया गया। 3 महीने की वैलिडिटी होती है एक चेक की, तो 3 महीने के अंदर अंदर आपको चेक प्रेजेंट कर देना है। 3 महीने का टाइम पीरियड होता है। जो फ्रॉडिया टाइप के लोग होते हैं वो आपके उस टाइम को खराब करने की कोशिश करेंगे, आपके आगे पीछे घूमेंगे कि मेरा चेक प्रेजेंट मत कर, मैं दे दूंगा पैसे। अगर ऐसे लोग बोलते हैं तो उनको बोलो मुझे एक चेक और दे दो, ठीक है मैं चेक नहीं डालूंगा आपका, पर उनकी बातों में आए नहीं। 3 महीने के अंदर अंदर चेक को प्रेजेंट कर दें। वो आपका टाइम एक्सीड कराना चाहते हैं और एक्सीड हो गया तो आपको जेन्युइन रीजन देना पड़ेगा, वरना सामने वाला जो वकील होगा वो आपके केस को सिरे से ही उड़ा देगा और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपके सामने आ जाएगी। तो उस टाइम को बिल्कुल भी क्रॉस होने ना दें। 3 महीने के अंदर अंदर अपने चेक को अकाउंट में डाल दें और साथ ही वो चेक जैसे ही बाउंस हो जाए जाके अपने वकील साहब को दे दें। आगे का काम आपके वकील साहब करेंगे। चौथी बात जो आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको जानना चाहिए, सामने वाली जो पार्टी होती है उसकी बातों में बिल्कुल ना आए। अक्सर ऐसा होता है कि सामने वाला मीठी मीठी बातें करता है, लोमड़ी चाल चलता है और आपको अपनी बातों में ले लेता है। यहाँ वहाँ की बातें करता है, बोलता है नहीं नहीं कोई बात नहीं, 6 लाख की बात है, ये ले एक काम कर 50,000 रुपये पकड़, बाकी पेमेंट देता हूँ तेरे को। दोस्तों 6 लाख का जो चेक है 50,000 रुपये देकर 6 लाख की वो पूरा का पूरा पैसा हजम कर जाता है। वो आपको गोलियां देता है और 3 महीने का जो टाइम पीरियड है उसको पूरे को वो कोलैप्स करा देता है, लेस करा देता है। तो उसकी बातों में आपको आना नहीं है। 3 महीने का पीरियड का जो टाइम होता है बातों में किसी की ना आए। सामने वाले ने चेक दिया इतना ही, अगर वो अच्छा होता तो वो आपका 3 महीने के अंदर अंदर आपके चेक को पास करवा देता। बातों में ना आए, सामने वाला भी हो सकता है अपने वकील साहब से अच्छी तरह से कंसल्ट करके आया हो और अब आपको वो बहकारा हो। सामने वाले की बातों में नहीं आना है। और 5वीं बहुत ही महत्वपूर्ण बात, डिफेंस क्या ले रहे हो आप। डिफेंस लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये डिफेंस लेने वाली बात मैं उन लोगों के लिए कर रहा हूं जो डिफेंडेंट हैं, मतलब कि जो इसमें एक्यूज बनाए गए हैं। मतलब कि आपका चेक बाउंस हुआ और अब आप पर केस दर्ज कर दिया गया, तो आप जो डिफेंस ले रहे हैं उसको लेना बहुत जरूरी है। क्या डिफेंस आप ले रहे हो, क्योंकि लीगल लायबिलिटी का होना बहुत जरूरी है। अगर किसी ने आपको हाथ उधारी पैसा दिया तो हाथ उधारी पैसा दिया तो क्यों दिया तो क्या उसने आईटीआर में मेंशन किया, आईटीआर में मेंशन अगर किया भी तो क्या उसका कोई गवाह था, आईटीआर में अगर मेंशन किया भी तो क्यों दिया, ब्याज पर पैसा दिया। ऐसे कई सारे रीजन हो सकते हैं जो आपके वकील साहब जब सवाल जवाब कोर्ट में करते हैं तो धज्जियां उड़ जाती हैं सामने वाले की। तो आपको ये बातें बहुत ध्यान रखनी है। डिफेंस क्या ले रहे हो, ऐसा डिफेंस बिल्कुल ना ले ले कि जो डिफेंस कोर्ट में एडमिसिबल ही नहीं। क्योंकि पहली तारीख पर जैसे ही आप कोर्ट में जाते हैं तो वो वहां पर जज साहब आपसे कुछ सवाल पूछते हैं और उन सवालों को ही आपकी एडमिसिबिलिटी नोट कर लिया जाता है। इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखना। दोस्तों हम बात करें द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के बारे में, तो टोटल इसमें 148 सेक्शंस हैं और टोटल ये 7 चैप्टर्स में दोस्तों डिवाइड है। इसमें जितने भी सेक्शंस जो बताए जाते हैं उसमें सबसे ज्यादा जो कॉमन या मैं ये बोलूं कि फेमस जो सेक्शन है वो है 138। आपने 138 के बारे में ही सुना होगा क्योंकि वही बात करता है मेन चेक बाउंस के बारे में। अब दोस्तों बात क्या होती है, इसको आपको शुरू से थोड़ा समझना होगा, तभी आप समझ पाओगे कि चेक बाउंस का मतलब क्या होता है। मान लीजिए कभी भी किसी भी व्यक्ति को कोई भी एक चेक मिलता है, चेक आपको मिला। सबसे पहले दोस्तों आप ये समझिए कि अगर कोई भी आपको चेक मिला है या आपका चेक किसी ने कोई भी बैंक में डाल दिया है तो सबसे पहली बात तो लीगल लायबिलिटी होनी चाहिए आपकी कि आपको किसी को पैसे देने हैं। अगर लीगल लायबिलिटी नहीं है तो कोई भी कोर्ट उसके लिए बाउंड नहीं है कि आपके पैसे की रिकवरी करा सके। दोस्तों आप में से कोई भी नए वकील साहब हैं, कोई भी लॉ स्टूडेंट है, कोई भी अभी कानून की जानकारी ले रहा है, आप पर कोई केस हुआ है या आप किसी पर कोई भी केस करना चाहते हैं तो
कोई भी हमसे आप जानकारी चाहते हैं, दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करें, हम आपको रिप्लाई करेंगे। हो सकता है उससे आपकी कोई मदद हो सके। अब मान लीजिए कि आपने किसी को चेक दिया, तो चेक बाउंस होने के कुछ रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि बैलेंस इनसफिशिएंट हो सकता है, मान लीजिए कि ओडी लिमिट जो होती है वो उसकी ओडी एक्सीड हो सकती है, जैसे कि आपने चेक दिया 50,000 का, बट अकाउंट में जो पैसे पड़े हैं वो टोटल 45,000 पे ही पड़े हैं, या फिर आपने जो चेक है उसको स्टॉप पेमेंट करा दिया हो। ऐसा भी हो सकता है कि जो अकाउंट है वो बंद हो, या ऐसा भी हो सकता है जो साइन है वो मिसमैच हो रहे हो, ओवर राइटिंग कर रहा हो। ऐसे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं एक चेक को बाउंस होने में। लोगों की हरकतें होती हैं, पैसा देना चाहते नहीं और कोई ना कोई हरकतें करके चेक को बाउंस करा ही देते हैं। दूसरी बात क्या होता है कि जो चेक की वैलिडिटी होती है, कई बार आप उसको क्रॉस कर देते हैं। हालांकि देखा जाए तो बेयर एक्ट बोलता है कि 6 महीने तक की वैलिडिटी होती है किसी चेक की, पर आरबीआई की जो गाइडलाइन आई थी 2011 की दोस्तों बात कर रहा हूं, उसमें साफ साफ क्लियर कर दिया गया कि किसी भी चेक की जो वैलिडिटी होती है वो 3 महीने की होती है, तो 3 महीने तक ही कोई भी जो चेक है वो वैलिड रहता है दोस्तों। अब दोस्तों मान लीजिए कि कोई भी चेक अगर बाउंस होता है तो उसको 30 दिन के अंदर अंदर आपको नोटिस भेजना होता है। मान लीजिए कि किसी से आपको 1 लाख रुपए लेने थे, 1 लाख रुपए आपको किसी इंसान से लेने हैं, आपके पास वो चेक है, आपने चेक डाल दिया, बाउंस हो गया। अब बाउंस होने के बाद में 30 दिन के अंदर अंदर आपको उस व्यक्ति को नोटिस भेजना होगा जिससे आपको पैसे लेने थे, जिसका चेक आपका बाउंस हुआ है। एक बात आप और ध्यान रखें, जैसे आप मान लीजिए कि जो ज्यूरिसडिक्शन लगता है आपको वो भी देखना होगा कि आपका कोर्ट कौन सा लगता है, कहां पर आप उस चेक का जो केस डालने वाले हैं। हालांकि मैं आगे बताऊंगा किस तरह से आप उसका जो चेक डालेंगे, किस तरह से कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन देखेंगे। अब दोस्तों होता क्या है कि मान लीजिए अगर आपको सामने वाले को परेशान करना है, पैसे लेने ही हैं, जैसे हम लोग दिल्ली से हैं, जैसे हम प्रैक्टिस दिल्ली में करते हैं और हमारा कोई क्लाइंट दिल्ली का ही है और सामने वाली पार्टी भी दिल्ली की है और सामने वाला जो हमारा क्लाइंट है वो बॉम्बे में भी उसकी कंपनी चलती है और बॉम्बे में भी उसका अकाउंट है, तो हम उसको ये बोलेंगे कि आप जो अपना चेक है वो बॉम्बे में प्रेजेंट कीजिए। अगर वो चेक बॉम्बे में प्रेजेंट हुआ तो दोस्तों जो प्रेजेंट जहां पर चेक होगा वहीं पर ही उसका ज्यूरिसडिक्शन लगेगा और वहीं पर ही उसका केस भी डलेगा। तो मतलब दिल्ली के उस व्यक्ति को जाना पड़ेगा अब कोर्ट की तारीख लगाने के लिए बॉम्बे, तो ऐसे व्यक्ति को प्रेशर पड़ेगा और वो पेमेंट देने के लिए बहुत जल्दी कोशिश करेगा उस व्यक्ति को। तो आपको जो ज्यूरिसडिक्शन है उसका भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि जहां भी आप चेक डालेंगे, जिस भी बैंक से चेक बाउंस होगा उसकी ज्यूरिसडिक्शन लगेगी और वहीं का कोर्ट लगेगा, वहीं पर वो केस चलेगा। क्योंकि 420 मामला दर्ज होता है ऐसे मामलों में, अगर किसी व्यक्ति ने आपके साथ फ्रॉड किया है, ऐसे मामलों में चीटिंग हुई है आपके साथ, तो आपको ऐसे मामलों में एफआईआर का भी सहारा लेना चाहिए। हालांकि 30 डेज में आप नोटिस भेज देते हैं, सामने वाला 15 डेज के अंदर अंदर आपको उसका रिप्लाई करेगा। 15 डेज में अगर आपको रिप्लाई नहीं करता है तो ऐसे मामले में 15 डेज में अगर आपके पास रिप्लाई नहीं आया तो अब चेक के लिए कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो जाता है, मतलब कि अब आप उस पर चढ़ाई कर सकते हैं, मतलब कि आप उस पर ऑफेंस कमीशन हो जाता है, उसके अगेंस्ट आप केस डाल सकते हैं कोर्ट में। कोर्ट जाएंगे, केस डालेंगे और केस डालने के बाद सामने वाले के लिए एक्शन होगा, उसके पास समन जाएगा, उसे कोर्ट में आना होगा और कोर्ट में आके जवाब देना होगा कि वो पेमेंट आपकी वापस क्यों नहीं दे रहा है। और ऐसी प्रोसीडिंग जब चलेगी दोस्तों, जब भी आप कोई भी नोटिस सामने वाले को भेजते हैं तो आपको कानून के दाग पेचों को ध्यान रखना चाहिए। जैसे हम दिल्ली प्रैक्टिस करते हैं तो दिल्ली में जो प्रैक्टिस चलती है वो प्रैक्टिस सब जजमेंट्स को देखने के साथ चलती है। जजमेंट्स को देखते हुए, साइटेशंस को देखते हुए ही अपना नोटिस तैयार करना चाहिए कि क्या कहा गया है जजमेंट्स में। कहीं ऐसा ना हो कि आपने कोई नोटिस तो बना दिया, क्योंकि बाद में आप जो अपना केस बनाओगे उस केस में नोटिस का भी हवाला देना पड़ता है। ऐसा ना हो कि पूरा तरह से आप अपने नोटिस में कुछ और बात बोल रहे हो, केस में कुछ और बात बोल दो, आपका केस ही उड़ जाएगा दोस्तों। फायदा नहीं उस चीज से। नोटिस को बहुत ही ध्यान से बनाएं ताकि आपके केस पर उसका फर्क ना पड़े। और दोस्तों मान लीजिए कि आप पर कोई भी केस हुआ, फर्जी वो केस था, आप केस हार गए, केस हारने के बाद में आपको सजा मिल गई। 6 महीने सजा हो सकती है, 1 साल की हो सकती है, 2 साल की सजा भी हो सकती है, मैक्सिमम 2 साल की सजा ही होती है और जो अमाउंट है उसका डबल तक कोर्ट आपको भरने के लिए बोल सकता है।
और 20% पैसा भरने के लिए पहले बोल सकता है। अपील आप लगा सकते हो, जेल आप जाओगे नहीं। अपील कैसे लगाई जाती है उस पर भी बहुत जल्दी वीडियो लेकर आएंगे, उसमें भी आपको बताएंगे कि आप जेल से कैसे बच सकते हैं, अपील कैसे लगाएंगे अगर चेक बाउंस के मामले में आपको अगर सजा हो गई है, उस पर बहुत जल्दी हम वीडियो लेकर आएंगे और अपील लगाने के मामले आपको जरूर हम बताएंगे। आपको दोस्तों जो प्रोसेस मैंने बताए हैं थोड़े से, उनके बारे में आपको जानना चाहिए। आपके जो भी कोई सवाल है किसी भी तरह के, नोटिस के रिगार्डिंग कोई सवाल है, नोटिस के रिगार्डिंग सवाल पूछें। आप चाहते हैं अपील के बारे में, अगर आप केस हार गए हैं या केस सामने वाली पार्टी हार गई है, उसने अपील लगा दी है, कैसे डिफेंस करेंगे उसको, उसके बारे में सवाल जानना चाहते हैं तो आप सवाल पूछें। केस के बीच में कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो सवाल पूछें। कमेंट बॉक्स में अपने सवाल पूछें या हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करें, हम आपको उसका रिप्लाई जरूर करेंगे और कोई भी जो जायज हेल्प होगी हम आपकी उसमें हेल्प जरूर करेंगे। दोस्तों अच्छा लगा आज का हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, परिजन, परिवार तक हमारी इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि वो भी कानूनी जानकार बन सकें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस हम आपके लेकर आ सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।